एक्ट नंबर 9 ऑफ 1932। इसमें 74 सेक्शंस हैं एंड 2 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल 1 बात करता है मैक्सिमम फीस की एंड शेड्यूल 2 बात करता है एनैक्टमेंट्स जो रिपील हो चुके हैं। इसका प्रियम्बल कहता है दैट दिस इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप। Section 1, short title, extent and commencement. This act may be called Indian Partnership Act 1932. It extends to whole of India. It shall come into force on the day of 1st October 1932. लेकिन जो सेक्शन 69 है वो एक साल बाद फोर्स में आएगा 1 अक्टूबर 1933 में। अब आ जाते हैं डेफिनेशन क्लॉज पे। इन दिस एक्ट अनलेस इट इज देयर इज एनीथिंग रेपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट एक्ट ऑफ फर्म क्या होगा? Act of firm means any act or omission by all the partners or by any partner or by agent of the firm which gives rise to a right enforceable by or against the firm. ये कहता है एक्ट ऑफ अ फर्म वो एक्ट होगा जो या तो सारे पार्टनर्स ने किया है वैसा एक्ट या ओमिशन, या फिर ऐसा एक्ट और ओमिशन जो किसी एक पार्टनर ने किया है जो फर्म का है, या फिर फर्म के एजेंट ने किया है, जिससे क्या होता है किसी राइट को जिसे एनफोर्स किया जा सकता है या तो फर्म के लिए या फर्म के अगेंस्ट। वो राइट जिस भी एक्ट या ओमिशन से पैदा होती है उस एक्ट को कहा जाएगा एक्ट ऑफ अ फर्म। फिर है बी, बिजनेस। बिजनेस में क्या क्या इंक्लूडेड है? ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। सी, प्रिस्क्राइब मतलब प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। C1 टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार मीन्स द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स जिसे अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 57 में, एंड इंक्लूड्स द डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स जिसे सबसेक्शन 2 ऑफ दैट सेक्शन मतलब सेक्शन 57 के सबसेक्शन 2 में अपॉइंट किया जाता है। फिर टी है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी यूज्ड इन रिलेशन टू अ फर्म और टू अ पार्टनर देयरइन मीन्स एनी पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म। थर्ड पार्टी हर वो पर्सन होगा जो पार्टनर ऑफ अ फर्म नहीं है। पार्टनर को छोड़ के किसी की भी बात करते हैं तो वो थर्ड पार्टी होता है। ई, एक्सप्रेशंस used but not defined in this act and defined in Indian Contract Act shall have the meanings assigned to them in that act। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशंस जो इस एक्ट में डिफाइन नहीं करे लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन करे गए हैं और वो इस एक्ट में कहीं भी वो वर्ड्स दिखें तो वही मीनिंग सोचना जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उनका मीनिंग है। जैसे फ्रॉड, कोवर्जन वगैरह ऐसे वर्ड्स अगर आगे आते हैं तो उनका वही मीनिंग है जो उनका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मीनिंग है। सेक्शन 3, एप्लीकेशंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872। The unrepealed provisions of the Indian Contract Act, save in so far as they are inconsistent with the express provisions of this Act, shall continue to apply to firms। ये कहते हैं कि ऐसे provisions Indian Contract Act के जो repeal नहीं हुए हैं वो apply होंगे to firms और वो inconsistent भी नहीं होना चाहिए इस एक्ट से। इसका मतलब क्या? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इनकन्सिस्टेंट अगर होगा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जीतेगा। फिर है सेक्शन 4, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। सबसे पहले इन्होंने डिफाइन किया है पार्टनरशिप को। तो पार्टनरशिप क्या होता है? एक रिलेशन होता है किसके बीच में? बिटवीन पर्सन्स जिन्होंने अग्री किया है कि हम ये जो बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं उसमें जो भी प्रॉफिट्स आएंगे वो हम शेयर करेंगे। सो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, वो बिजनेस चाहे कोई एक पार्टनर कैरी कर रहा है या सारे कैरी आउट कर रहे हैं वो पार्टनरशिप ही कहलाएगी। Persons who have entered into partnership with one another are called individually partners and collectively a firm, and the name under which their business is carried on is called the firm name। तो इसमें ये कहा है कि जो पार्टनरशिप में लोग होते हैं उन्हें इंडिविजुअली हम देखें तो पार्टनर्स कहा जाएगा, कलेक्टिवली उन्हें फर्म कहेंगे और जिस बिजनेस का उनका जो भी नाम होगा उसके लिए उन्हें फर्म नेम मतलब बिजनेस के नाम को फर्म नेम कहा जाएगा। ये था सेक्शन 4, पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। फिर है सेक्शन 5, पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टार्टर्स। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टार्टर्स, and in particular the members of a Hindu undivided family carrying on a family business as such or a Burmese Buddhist husband and wife carrying on business as such are not partners in such business। तो ये क्या कहते हैं कि जो पार्टनरशिप है ना वो हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है और स्टेटस से नहीं। तो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसमें क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं वो बिजनेस तो साथ में कैरी आउट कर रहे हैं पर वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उनका जो रिलेशन है वो एक स्टेटस से चालू हुआ है तो ये पार्टनरशिप नहीं क्रिएट हुई। तो सेक्शन 5 कहता है कि पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस बट इट इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। फिर है सेक्शन 6, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। In determining whether a group of persons is or is not a firm or whether a person is or not a partner of a firm, regard shall be had to the real relation between the parties as shown by all relevant facts taken together।
Explanation 1. The sharing of profits or of gross returns arising from property by persons holding a joint or common interest in that property does not of itself make such persons partners. The receipt by a person of a share of the profits of a business or of a payment contingent upon the earning of profits or varying with the profits earned by a business does not itself make him a partner with the persons carrying on the business. And in particular, the receipt of such share or payment by a lender of money to persons engaged or about to engage in any business, a servant or agent as remuneration, by the widow or child of a deceased partner as annuity, or by a previous owner or part owner of the business as consideration for the sale of the goodwill or share thereof, does not of itself make the receiver a partner with the persons carrying on the business. तो सेक्शन 6 बात करता है कि कैसे डिटरमाइन किया जाएगा कि ये बंदा पार्टनरशिप में है कि नहीं. तो हम क्या देखेंगे, रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज देखेंगे और सारे रेलेवेंट फैक्ट्स को साथ में देखेंगे. एक्सप्लेनेशन 1 कहता है सिर्फ इस रीज़न से कि ये लोग जो हैं शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स या ग्रॉस रिटर्न्स शेयर कर रहे हैं ऐसी प्रॉपर्टी से जो पर्सन जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पर्सन जो ये प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट ले रहे हैं वो पार्टनर्स हो. एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि कोई भी पर्सन है जो शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस में से रिसीव कर रहा है कुछ मनी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टनर हो. एंड इन पर्टिकुलर ये वाले जो ABCD में दिए गए हैं ये तो बिल्कुल भी पार्टनर्स है ही नहीं. जैसे पहला इन्होंने बताया है कि किसी बिजनेस को चालू करने के लिए किसी पर्सन ने मनी लेंड किया, तो सिर्फ इसलिए कि उसने पैसा दिया वो पार्टनर नहीं हो गया फर्म में. दूसरा, कोई भी सर्वेंट या एजेंट उसको पार्टनरशिप फर्म में से जो पैसा आता है, जो प्रॉफिट आता है, उससे पैसा मिलता है, मतलब रेम्यूनरेशन तो मिलता है, लेकिन क्या वो पार्टनर है? नहीं, वो एक सिर्फ एम्प्लॉय है. तो सर्वेंट और एजेंट जो है जैसे रेम्यूनरेशन मिलता है वो भी पार्टनर नहीं है. तीसरा, कोई भी विडो और चाइल्ड जो एक डिसीज्ड पार्टनर के हैं, मतलब कोई पार्टनर है जो मर चुका है तो उसकी जो विडो है या बच्चा है तो उसको एन्युटी मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फर्म में पार्टनर बन गया है. चौथा है कि अगर कोई प्रीवियस ओनर है या पार्ट ओनर है जिसने अपनी गुडविल बेच दी है इस फर्म को, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनर बन गया है. तो ये था सेक्शन 6 मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप. फिर आते हैं सेक्शन 7 पार्टनरशिप एट विल. When no provision is made by contract between the partners for the duration of their partnership or for the determination of their partnership, the partnership is partnership at will. ये कहते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनर्स ने ये डिसाइड नहीं करा है कि पार्टनरशिप कितने टाइम की है, ड्यूरेशन नहीं डिसाइड किया और ये नहीं डिसाइड किया कि ये पार्टनरशिप कब खत्म होगी, डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप कब होगा, तो इसे कहा जाएगा पार्टनरशिप एट विल. इसका मतलब पार्टनर्स जब चाहें तब पार्टनरशिप पे एंड लगा सकते हैं. दिस इज सेक्शन 7 पार्टनरशिप एट विल. फिर है सेक्शन 8 पर्टिकुलर पार्टनरशिप. अ पर्सन में बिकम अ पार्टनर विद अनदर इन पर्टिकुलर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स. इसमें है कि सपोज ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ सिर्फ इस काम के लिए, ये काम जब भी तुम करोगे तब मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, अदरवाइज नहीं हूँ, तो ये क्या कहलाएगी? पर्टिकुलर पार्टनरशिप. फिर है सेक्शन 9 जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, to be just and faithful to each other, and to render true accounts and full information of all things affecting the firm to any partner, his heir or legal representative. तो जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स की बता दी है सेक्शन 9 में कि जो भी सबके लिए भला होगा वही किया जाएगा, सबके एडवांटेज के लिए किया जाएगा, एक दूसरे को जस्ट एंड फेथफुलनेस दिखाई जाएगी, लॉयल रहेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे को ट्रू अकाउंट्स बताएंगे, फुल इन्फॉर्मेशन देंगे. बस ये जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स है सेक्शन 9 में. फिर सेक्शन 10 में बताइए कि एक और ड्यूटी, क्या? ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड. इसमें है कि हर वो पार्टनर जिसकी वजह से लॉस हुआ है, जिसके फ्रॉड की वजह से लॉस हुआ है फर्म को, वो इंडेमनीफाई करेगा, मतलब वो उसको गुड करेगा, पैसा देगा उसके फ्रॉड के लिए उसको जिसको भी लॉस हुआ है उस फर्म में. एवरी पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म. फर्म को जो भी लॉस होगा उसकी भरपाई करेगा. फिर है सेक्शन 11 डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. 1. Subject to the provisions of this act, the mutual rights and duties of the partners of a firm may be determined by contract between the partners and such contract may be expressed or may be implied by a course of dealing. तो ये कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है पार्टनर्स के बीच में जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपनी पार्टनरशिप को खत्म कर सकते हैं. बट दिस इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब दूसरे प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज को ध्यान में रखते हुए. सच कॉन्ट्रैक्ट में बी वेराइड बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. वेरिएशन भी किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, एंड ये जो कंसेंट होगी वो सबकी होगी एंड एक्सप्रेस हो सकती है या इम्प्लाइड हो सकती है बाय अ कोर्स ऑफ डीलिंग. 2. Agreements in restraint of trade, notwithstanding anything contained in Section 27 of Indian Contract Act, such contracts may provide that a partner shall not carry on
any business other than that of the firm while he is a partner. Section 27 of Indian Contract Act कहता है कि कोई भी इंसान किसी और इंसान को ट्रेड या ऑक्यूपेशन कुछ भी करने से रोक नहीं सकता, और उसके लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आप ये काम नहीं कर सकते या आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है. लेकिन जो सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2 वो कहता है कि फिर भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है किसी पार्टनर के द्वारा कि हम ये बिजनेस जो हम कैरी आउट कर रहे हैं एज अ पार्टनरशिप फर्म, उसके अलावा कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे, और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा और वॉइड नहीं होगा. तो जो सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको उसके ऊपर ये वाला सेक्शन भारी होगा, सेक्शन 11 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. फिर है सेक्शन 12, द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इन द conduct of the business. B. Every partner is bound to attend diligently to his duties in the conduct of the business. C. Any difference arising as to the ordinary matters connected with the business may be decided by a majority of the partners, and every partner shall have the right to express his opinion before the matter is decided, but no change may be made in the nature of the business without the consent of all the partners. Every partner has a right to have access to and to inspect and copy any of the books of the firm. In the event of the death of a partner, his heirs or legal representative or their duly authorized agents shall have a right of access to and to inspect and copy any of the books of the firm. तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में बेसिकली थोड़ी बहुत राइट्स बता दी है कि हर पार्टनर जो है वो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है. दूसरा, वो अपनी ड्यूटीज डिलीजेंटली फॉलो कर सकता है. तीसरा, कोई भी डिसीजन ऑर्डिनरी मैटर्स में जब भी लिया जाता है तो वो पार्टनर्स में मेजॉरिटी देख के लिया जाता है, जो ज़्यादा पार्टनर्स बोलेंगे वो किया जाता है, लेकिन फिर भी सबके पास राइट है टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन. और तीसरी चीज़ इसी में ये कह दी है कि जो नेचर ऑफ द बिजनेस है वो कभी भी विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स चेंज नहीं किया जा सकता, मेजॉरिटी से भी चेंज नहीं किया जा सकता, नेचर ऑफ द बिजनेस. फिर है डी, हर पार्टनर के पास राइट होगी कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है एंड कॉपी कर सकता है कोई भी बुक्स ऑफ द फर्म्स को. अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या उसके एयर्स, उनके पास ये राइट आ जाती है कि वो इंस्पेक्ट एंड कॉपी कर सकते हैं बुक्स ऑफ द फर्म. याद रखना, उनके पास इंस्पेक्ट करने की राइट आई है, उनके पास पार्टनर बनने की राइट नहीं आई है. सो दिस इज सेक्शन 12, द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. देन कम्स सेक्शन 13, म्यूचुअल राइट एंड लाइबिलिटीज. सब्जेक्ट टू कंट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज. A partner is not entitled to receive remuneration for taking part in the conduct of the business. B. The partners are entitled to share equally in the profits earned and shall contribute equally to the losses sustained by the firm. C. Where a partner is entitled to interest on the capital subscribed by him, such interest shall be payable only out of profits. D. A partner making for the purpose of the business any payment or advance beyond the amount of capital he has agreed to subscribe is entitled to interest thereon at the rate of 6% per annum. E. The firm shall indemnify a partner in respect of payments made and liabilities incurred by him. I. In the ordinary and proper conduct of the business and in I नहीं था वो, वन था ई का. ठीक है, जो फर्म है वो इंडेमनीफाई करेगी पार्टनर को इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड एंड लाइबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम. कब? जब ordinary and proper conduct of business चल रहा हो, and in doing such act in an emergency for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. या फिर उसने emergency में कोई ऐसा काम किया है जो एक prudent man करता, तो आप उसको indemnify कर दो. F. A partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his willful neglect in the conduct of the business of the firm. तो सेक्शन 13 में म्यूचुअल राइट एंड लाइबिलिटीज़ बताइए पार्टनर की, और वो कहा है कि सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होंगी. ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और है तो ये राइट्स नहीं रहेंगी या ये लाइबिलिटीज़ नहीं रहेंगी, या कॉन्ट्रैक्ट में जैसा लिखा है वैसी रहेंगी. तो क्या क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ है? सबसे पहला, जो पार्टनर है वो रेम्यूनरेशन नहीं लेगा फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सो नो रेम्यूनरेशन विल बी रिसीव्ड. दूसरा है, जो पार्टनर्स है वो इंटाइटल्ड हैं कि जो भी प्रॉफिट्स अर्न किए जाते हैं फर्म के द्वारा वो उसमें वो इक्वली शेयर करें, और जो लॉसेज होते हैं उसमें वो इक्वली कंट्रीब्यूट करें अपने अपने शेयर के हिसाब से. सी. वेयर अ पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल. ठीक है, कोई कैपिटल है जो उसने फर्म को दी थी, तो वो जो इंटरेस्ट है उसको मिलना चाहिए, वो हमेशा उसमें फर्म जो पैसे कमाती है उसके प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट उसको पे किया जाएगा. फिर डी है कि कोई भी पार्टनर जो कोई भी पेमेंट या एडवांस करता है कैपिटल को छोड़ के, तो उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6% पर एनम. ई है कि जो फर्म है वो इंडेमनीफाई करेगी किसी भी पार्टनर को इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स जो उसने करे हैं एंड कोई भी लाइबिलिटीज़ जो उसने इनकर करी है इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑर्डिनरी केस में, और अगर इमरजेंसी है तो अगर वो प्रूडेंट मैन की तरह काम करता है तो वहाँ भी उसे इंडेमनीफाई किया जाएगा. फिर है कि जो भी पार्टनर है
अगर वो फर्म को लॉस पहुंचाता है उसके विलफुल निगलेक्ट की वजह से, तो वो इंडेमनीफाई करेगा फर्म को। तो दिस वॉज सेक्शन 13। फिर है सेक्शन 14, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। सब्जेक्ट टू कंट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स ऑल प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द स्टॉक ऑफ द फर्म or acquired by purchase or otherwise by or for the firm for the purposes and in the course of the business of the firm, and includes also the goodwill of the business. Unless the contrary intention appears, property and rights and interest in property acquired with money belonging to the firm are deemed to have been acquired for the firm. सेक्शन 14 है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। इसमें ये बता दिया कि प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म होती क्या है। तो इसमें है कि प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में सारी वो प्रॉपर्टीज, राइट्स एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है जो स्टॉक में ओरिजिनली लाई जाती है फर्म के लिए, या फिर जब बिजनेस चल रहा है तब फर्म ने कुछ प्रॉपर्टी अक्वायर करी खरीद के या अदरवाइज मिल गई, या फिर फर्म अपना ऑफिस जहाँ भी खोले वो भी एक प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म हो जाती है। और इसमें गुडविल ऑफ द बिजनेस भी इंक्लूडेड है। गुडविल ऑफ द बिजनेस को भी प्रॉपर्टी ऑफ फर्म कहा गया है। फिर है इन्होंने ये बता दिया कि अगर कोई पैसा जो फर्म ने कमाया है उस पैसे से कोई भी चीज़ खरीदी जाती है तो उसे माना जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। दिस इज ये अनलेस द कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स। ठीक है। सेक्शन 15, एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी हेल्ड एंड यूज्ड बाय द पार्टनर्स एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस। ये लोग कह रहे हैं। तो सेक्शन 15 क्या कहता है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है वो पार्टनर्स एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए ही यूज़ करेंगे अनलेस उनके बीच में कुछ और कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सो दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। सेक्शन 16 है पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय पार्टनर्स। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, ए इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म और द फर्म नेम, ही शैल अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म। तो ये कहते हैं कि अगर कोई पार्टनर कोई भी प्रॉफिट डिराइव करता है खुद के लिए किसी ऐसे ट्रांजैक्शन से जो फर्म का ट्रांजैक्शन है, या फिर किसी ऐसी प्रॉपर्टी से या ऐसे बिजनेस से जो फर्म की प्रॉपर्टी या बिजनेस है या फर्म नेम में ली गई प्रॉपर्टी या बिजनेस है, तो वो क्या करेगा, जो भी प्रॉफिट उसने कमाया है वो फर्म को पे करेगा वापस। बी है कि इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एज एंड कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, तो वो क्या करेगा, ही शैल अकाउंट फॉर एंड पे टू द फर्म ऑल प्रॉफिट्स मेड बाय हिम इन दैट बिजनेस। ठीक है। तो अगर पार्टनर जैसा कोई भी पार्टनरशिप फर्म जैसा बिजनेस अगर मैंने पर्सनली कर लिया और मैं उस वाले फर्म की पार्टनर हूँ और मैं पर्सनली भी वैसा ही बिजनेस कर रही हूँ सेम नेचर का और खुद की ही फर्म से compete कर रही हूँ, तो मेरी लाइबिलिटी है दूसरे पार्टनर्स की तरफ कि मैं अकाउंट दूँ उन्हें एंड पे करूँ उस फर्म को सारे प्रॉफिट जो मैंने इधर वाले बिजनेस से कमाए हैं। सो दिस इज माई लाइबिलिटी एज अ पार्टनर अगर मैं पर्सनल प्रॉफिट अर्न करती हूँ इस तरीके से। फिर है सेक्शन 17, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन द फर्म। Subject to contract between the partners, A, where a change occurs in the constitution of a firm, the mutual rights and duties of the partners in the reconstituted firm remain the same as they were immediately before the change, as far as may be. तो इसमें कहते हैं कि अगर कोई फर्म में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब नंबर ऑफ पीपल चेंज होते हैं, तो जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ है पार्टनर्स की वो उस रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में भी सेम रहती है जैसे पहले रही थी। फिर है बी, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म, वेयर अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म कंटिन्यूज टू कैरी ऑन बिजनेस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट फर्म, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स रिमेन द सेम एंड सो फार एज दे मे बी कंसिस्टेंट विद द इंसिडेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एट विल। तो ये लोग कहते हैं कि अगर हमने कोई पार्टनरशिप फर्म ने एक टर्म फिक्स करी थी लेकिन उसके बाद भी हम कैरी आउट कर रहे हैं उस पार्टनरशिप को, तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ वही रहेंगी जो पहले थी और अब हमारी पार्टनरशिप को माना जाएगा कि ये पार्टनरशिप एट विल है अगर सब चीज़ें कंसिस्टेंट है इस वाले चीज़ से कि पार्टनरशिप एट विल कहलाने लायक है। तो सी है वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग्स आर कैरिड आउट, वेयर अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स कैरीज आउट अदर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द अदर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स आर द सेम एज दोज इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स। जहाँ पे भी कोई फर्म है जो कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी कि ऐसे वाले एडवेंचर्स कैरी आउट किए जाएंगे या ऐसी अंडरटेकिंग्स कैरी आउट की जाएंगी, तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग सेम रहेगी जैसी ओरिजिनल एडवेंचर्स या अंडरटेकिंग्स को लेके थी। तो सेक्शन 17 है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन द फर्म। तो ये लोग हर बार यही कह रहे हैं कि हमेशा राइट्स एंड ड्यूटीज वही रहेंगी जो पहले थी, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज।
फिर है सेक्शन 18, पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कोई भी पार्टनर जो होता है फर्म में वो एजेंट ऑफ द फर्म कहलाएगा जब भी फर्म कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन करती है। सेक्शन 19 है implied authority of partner as agent of the firm. 1. Subject to the provisions of section 22, the act of a partner which is done to carry on in the usual way business of the kind carried on by the firm binds the firm. The authority of a partner to bind the firm conferred by this section is called implied authority. तो ये लोग कह रहे हैं कि जो act of a partner है which is done टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे, मतलब अगर कोई भी पार्टनर ने एक्ट किया है बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए तो वो फर्म को बाइंड करता है और ये इम्प्लाइड अथॉरिटी कहलाती है। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई यूसेज और कस्टम नहीं है तो इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर जो है वो एम्पावर नहीं करती पार्टनर को क्या क्या करने के लिए। टू सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। इम्प्लाइड अथॉरिटी में ये नहीं आता है कि आप कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो आर्बिट्रेटर के पास चले जाओ, इसमें एक्सप्रेस अथॉरिटी होना ज़रूरी है। दूसरा है कि आप बैंकिंग अकाउंट नहीं खोल सकते ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, खुद के नाम पे, फर्म के नाम पे खोल सकते हो, खुद के नाम पे बैंकिंग अकाउंट नहीं खोलोगे ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। सी है कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म। अगर फर्म का कोई पोर्शन है उसको आप रेलिंक्विश कर रहे हो या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो उसमें सारे पार्टनर्स की कंसर्न जरूरी है, आपके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होगी, एक्सप्रेस अथॉरिटी है तो ठीक है। फिर है विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक है, अकेले अकेले ये नहीं कर सकते इम्प्लाइड अथॉरिटी बोल के। ई है एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, ठीक है, एडमिट भी नहीं कर सकते कोई लाइबिलिटी अगर फर्म के अगेंस्ट कोई सूट या प्रोसीडिंग है तो। एफ है अक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, वो भी नहीं कर सकते, ट्रांसफर भी नहीं कर सकते इमूवेबल प्रॉपर्टी, और पार्टनरशिप में एंटर भी नहीं कर सकते फर्म के बिहाफ पे। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लाइड अथॉरिटी के हैं इन द एब्सेंस ऑफ